बच्चों, कैसे हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो कौन से कारण हैं जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं। आज अब बताते हैं आपको कि कैसे फेडरल बनाते हैं। सबसे पहले है कि अगर हम, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का लिखा होना जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सक्सेस जो है, फेडरलिज्म की सक्सेस जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है यहाँ की डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स पे। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स कैसी है? जैसे कि हम उत्तराखंड में रहते हैं। अब उत्तराखंड में जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे पूरे स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी से तो कोई नहीं आएगा या पंजाब से तो कोई नहीं आएगा। लेकिन जब इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, केंद्र सरकार के होंगे, तो उसके इलेक्शन में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हर स्टेट के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे जो है, ऐसे फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस में आता है। अब देश तो भाई आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, देश बन गया, एक पूरा हमारा जो इंडिया है वो बन गया। अब इंडिया जो है उसको कैसे, किस बेसिस पे बांटेंगे? इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में जो स्टेट्स में बांटा गया है, ये किस बेसिस में बटेंगे? इसको बांटने के लिए जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने एक बेसिस चूज किया, लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बेसिस, मतलब कि जो भाषा है, जो बोली है, जो लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे स्टेट्स बनाए। सबसे पहला जो वो था स्टेट जो बनाया था वो नए नए स्टेट्स बनाए। कुछ ऐसी पुरानी बाउंड्रीज थी जिनको खत्म कर दिया, नई बाउंड्रीज बनाए, नए स्टेट्स बनाए। जैसे अभी देखो, पिछले कुछ सालों पहले यूपी से उत्तराखंड बनाए। तो ऐसे ये जो बाउंड्रीज थी ये लैंग्वेज के आधार पे बनाई गई। जो लीडर्स थे उन्होंने अब कुछ लीडर्स थे वो ऐसा सोचते थे कि हमने इनको लैंग्वेज के बेसिस पर अलग कर दिया, कहीं इनमें डिसइंटीग्रेशन तो नहीं हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, भेदभाव तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे इस चीज को कम करने के, इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। जो दूसरी चीज थी फेडरलिज्म की वो थी लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नेशनल लैंग्वेज थी, नेशनल लैंग्वेज तो दी, लेकिन उसके साथ साथ एक और लैंग्वेज दी लोगों को। नेशनल लैंग्वेज, जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। अब हिंदी तो हमें दी, हिंदी के साथ साथ जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया की लैंग्वेज भी हमारी लैंग्वेज हो गई। अब हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया कि हिंदी जो है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जब कोई काम ऑफिशियल उसमें किया जाएगा, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से कोई भी काम करेगा, तो अब हिंदी जो थी हमारे देश में, हिंदी को राजभाषा तो घोषित किया गया, हिंदी को राजकाज की भाषा तो घोषित किया गया, मतलब कि ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज तो उसको घोषित किया गया, लेकिन उसको राष्ट्रीय भाषा नहीं किया गया, नेशनल लैंग्वेज नहीं उसको किया गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जो हमारे देश में साउथ के जो लोग हैं वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन उठाया था। तो उसके तहत इंग्लिश को हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज किया गया था। तो इंग्लिश जो है वो अगर ऑफिशियल पर्पज में, इंग्लिश जो है वो उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो हर स्टेट की गवर्नमेंट है, उस हर स्टेट की लैंग्वेज जो है उसको भी मान्यता दी गई। हमारे देश में अब हिंदी लैंग्वेज तो है ही मदर टंग या हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, इसके अलावा भी जो स्टेट्स की लैंग्वेज है, 21 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। और ये 22 लैंग्वेज, जैसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दोगे आगे चल के, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में जो एग्जाम का जो लैंग्वेज होगी वो ये 22 लैंग्वेज होती है। अब हम देखते हैं कि ये सेंटर और स्टेट के आपस में कैसे रिलेशंस हैं। हमारे देश में सेंटर और स्टेट्स के आपस में कैसे रिलेशन है। 1990 से पहले हमारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसने हमारे देश में बहुत सालों तक राज भी किया। लेकिन आज देखो उसी कांग्रेस की क्या हालत हो रखी है। खैर, इसके बाद 1990s के बाद एक नए एरा का
नए एरा का शुरुआत था, जिसको कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। 1990s में क्या हुआ कि हमारे देश में किसी भी एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला, पूरी तरह से उसको जो 2/3 सीट्स चाहिए थी उसमें पार्लियामेंट में, वो उसको नहीं मिली, जिसके कारण हम जो पार्टी थी उसने छोटे छोटे और भी जितने भी वो थी पार्टीज थी उनके साथ मिल करके उसने कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई, यानी मिलीजुली सरकार बनाई। इसके अलावा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो भी 1990s में शुरू हो गई थी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ये हम उसमें पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसमें कितने तरह की पार्टीज होती हैं। उसके अलावा जो ये पार्टीज थी, कोई भी सिंगल पार्टी जो थी उसके पास अब जो है सिंगल पार्टीज के पास पावर शेयरिंग नहीं रही। ये जो जैसे कोलिएशन गवर्नमेंट बनी तो इसमें जो पावर शेयरिंग थी वो सभी पार्टीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। और इसका इफेक्ट तब काम आया, तब शुरू हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्सफुली जबरदस्त मतलब पावर के साथ जो है वो इन चीजों को लागू किया गया। अब फेडरल गवर्नमेंट में दो तरह की सरकार तो हमने पढ़ ली, लेकिन तीसरे तरह की सरकार आती है जिसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, जिसको बनाया जाता है। ये जो दूसरे दो तरह, इस 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट से मतलब देश का काम ठीक से नहीं चल सकता है, तब तीसरी तरह की सरकार की जरूरत पड़ती है। और इस तीसरी सरकार को 3rd टियर गवर्नमेंट को कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है इससे जो ये तीसरी तरह की सरकार जो 3rd टियर गवर्नमेंट जो है इसको क्या किया जाता है, थोड़ी सी पावर सेंट्रल से और थोड़ी सी स्टेट से पावर लेकर के इस 3rd टियर गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। और इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं पंचायत। इसमें जो लोग हैं, इसमें जो लोकल लोग हैं, जो उसके आसपास उस एरिया के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। और ऐसी सरकार को, ऐसे राज्य को, ऐसी जगह को कहा जाता है पंचायती राज। ये ज्यादातर गांव में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं और जिनको पंच भी कहा जाता है। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है और वो मिलकर के वो फिर इस पंचायत के मेंबर्स होते हैं जिनको पंच कहा जाता है। और इन पंचों का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको सरपंच कहा जाता है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली जो उस एरिया के लोग हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और इसका काम होता है पूरे विलेज के से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है वो बनाना। बहुत सारी पंचायत समितियां और मंडल्स मिलकर के, जब एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे पंचायत और मंडल्स मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं जिला परिषद। आप अपने पढ़ा गाँव में तो पंचायत हो गई, शहरों में क्या होता है, अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में होता है म्यूनिसिपैलिटीज। जो काम गाँव में रूरल एरिया में पंचायत करती है वही काम शहरों में अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज करती है। बड़े बड़े शहरों को बनाने का काम म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस का होता है। इस तरह से जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो नया सिस्टम है, ये नया सिस्टम डेमोक्रेसी को, और डेमोक्रेसी में एज ए एक्सपेरिमेंट बहुत से देशों ने इसको फॉलो किया और बहुत से देश में ये लोकल गवर्नमेंट वाला 3rd टियर सिस्टम भी है। कितना